जैसा कि कल आपकी एक क्लास हो चुकी है गति की, जिसमें मैंने केवल बताया था कि विद सिंपली मैंने क्लास ली थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। बस बाकी बहुत ज़्यादा ना तो मैंने लिखाया था ना तो कुछ, बस मैंने अपना जो कंटेंट था उसको डिलीवर किया और आप तक पहुंचाया, जिससे कि आपके दिमाग में एक इमेज बन गई कि हाँ ये चीज़ें अगर ऐसी हैं तो इस प्रकार होती होंगी। और उसको आप अपने आसपास के जगह पे उसको महसूस कर पाए, आपके आसपास में देखा। जैसे जब मैंने वृत्तीय गति का उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, और बाकी कई सारे एग्जाम्पल दिए, तो आपके आसपास से रिलेटेड थे, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे से समझ में आए ना? चलिए, अब कुछ बच्चों का कह रहे थे कि सर आपने समझा दिया, अच्छी बात है, समझ में ही आ गया बस, बट एक चीज़ है सर, रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप हमको इसकी डिफिनीशन भी लिखा दीजिए। तो काफ़ी आप लोग, तो फिर हमारी समझ में भी आया कि डिफिनीशन लिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में जो लिखना पड़ेगा वो तो डिफिनीशन ही लिखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने उस चीज़ को, उनको उस बात को संज्ञान में लेते हुए मैंने इन चीज़ों को लिखाना शुरू करूँगा। आइए एक एक चीज़ लिखाते हैं, जैसे टाइम ज़्यादा ना हो, इसलिए मैं टाइम ज़्यादा ना लूँ, इसलिए मैंने क्या किया, पहले से लिख दिया है और आप उसी को समझाएंगे, एग्जाम्पल लिखवाएंगे। चलिए, पहला पॉइंट जब कल मैंने समझाया था तो मैंने कहा था विराम। विराम का सीधे से मैंने कहा था कि जब कोई वस्तु अपनी जगह पे स्थित रहती है उसे क्या बोलते हैं, उस विराम। अब उसको डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, तो लिखा है यदि किसी वस्तु की स्थिति में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती तो उसे विराम कहते हैं। कैसे, समझिए। मान लीजिए मैं हूं और मेरे साथ में कोई और है। मान लीजिए मैं हूं और एक बेंच है, ये मैं मान लूं कुर्सी है। अब कुर्सी, अगर मैं कुर्सी भी वहीं पर है, मैं भी वहीं पर हूं, अगर कुर्सी के सामने मैं था और हूं इस समय भी, तो इसका मतलब यह है कि मेरे में कोई गति नहीं हुई। यानी कि मैं किस बिंदु में रहा हूं, विराम बिंदु में। विराम का मतलब होता है बिल्कुल एक ही जगह पे क्या है, स्टेच्यू हो जाना, एक ही जगह पे खड़े रहना। जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हम उदाहरण इसलिए नहीं लिखाएंगे क्योंकि आपके पास आसपास से उदाहरण जब लिखाएंगे तो वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। उदाहरण में आपका आ जाता है कमरे की दीवार, कमरे की दीवार, ठीक है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है। और बाकी आसपास की बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे हैंडपंप एक जगह लगा है तो हैंडपंप हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल आप ऐड कर लीजिएगा, क्या है, कमरे की दीवार, पेड़ पौधे। अब यहां तक मुझे आशा है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मैंने ज्यादा डिटेल में कल इसके बारे में बता दिया था, मुझे डिफिनीशन लिखवाना था इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया। अब अगला है आपका गति। क्या है, गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति में अन्य वस्तुओं के अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु की क्या कहलाती है, गति कहलाती है। अब इसको समझिए। आप देखे होंगे कि जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, तो अगर आपके पास की जो है ट्रेन छूटती है, आपके पास की ट्रेन छूटती है, तो आपको जैसे अगर आपकी ट्रेन छूटी तो क्या लगता है कि पास की ट्रेन क्या हो गई, छूट गई। या पास की ट्रेन छूटती है तो हमें लगता है हमारी ट्रेन छूट गई। क्यों? क्योंकि यहां पर लगता है, यहां एक तो ट्रेन है विराम अवस्था में, लेकिन जब विराम अवस्था के अपेक्ष यानी सापेक्ष जब हमारी ट्रेन या बाजू वाली ट्रेन गति करती है तो हमें क्या लगता है कि ऐसे कि हमारी ट्रेन गति कर रही, तो वो उस अवस्था को हम क्या कह देते हैं, गति की अवस्था। अपेक्षा का मतलब है एक बॉडी मैंने ले ली, यानी कोई पिंड ले लिया, ये पिंड यहीं पर है, इसके अपेक्षा हम यहां से आगे बढ़ गए और हम इस बिंदु पर पहुंच गए, तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए जो मैंने कार्य किया या कहेंगे तो उसे कहेंगे गति। क्या कहेंगे, गति। चलिए अब अगला, तो इसमें अगर हम कहेंगे तो आप देख रहे होंगे रोड पर चलती बस, या और भी कई हैं, ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल हैं। बस है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, विद्यालय आते हुए बच्चे हैं, आते हुए बच्चे हैं,
अब आप देख रहे हैं अगर ये चल रहे हैं लेफ्ट राइट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, उसमें आएंगे, किस में आएंगे, गति में, इनमें सब में गति हो रही। अब इसके बाद आता है मूल बिंदु, इसको समझ लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि इस दुनिया, ये पूरी दुनिया एक बिंदु से बनी है कहा जाता है और इस बिंदु पर ही खत्म होगी जाके, इसलिए मूल बिंदु को जान लेना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कभी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं या कहीं लिखा तो लिखा रहता है मूल निवासी कहाँ के हैं, मतलब आप कहाँ से निकल कर आए हैं, मूल निवासी आप कहाँ के हैं, तो कहाँ से निकल कर आए हैं, तो कोई कहता है कि सर हम लखनऊ से हैं, कोई कहता है हम सर लखीमपुर से हैं, कोई कहता है हम सर बहराइच से हैं। तो वो क्या हो गया, ओरिजिन का मतलब जहां से आप निकल कर आए हैं वो आपका मूल बिंदु हो गया। तो ये इसी प्रकार हम इसको अगर लेंगे तो कहेंगे जिस बिंदु से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब आप भले ही चाहे जहां से आए हों, आप भले ही जो है लखनऊ में रहे हो या इलाहाबाद में रहे हो, दिल्ली में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से आकर बस जाते हैं, कहाँ, लखनऊ इलाहाबाद जैसे शहरों में। अच्छा, जब बस गए, लेकिन जब भी मूल की बात आती है, यानी उनकी मूल बिंदु की बात आती है, तो उनका मूल बिंदु उनका गांव होता है या कोई छोटा कस्बा होता है। तो मूल बिंदु का सीधे समझिए, जहां से कोई वस्तु या जहां से कोई वस्तु की चलना प्रारंभ करती है या जहां पर कोई वस्तु स्थित होती है उसे उस वस्तु का क्या कह देते हैं, मूल बिंदु कह देते हैं। अगला आते हैं, अब इसमें अगर हम कह दें तो जैसे अगर मैं एक रेखा खींच देता हूं तो रेखा कहां से निकली, यहां से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। बेटा मूल बिंदु को समझना आवश्यक है क्योंकि यहां समझ लेंगे तो आपको फिजिक्स में काफी जगह है वहां कहा जाएगा कि कण इधर की ओर गति कर रहा है, इधर की ओर गति कर रहा है, तो जब भी मूल की बात की जाएगी इसका मतलब ये यहां से चलना प्रारंभ करता है। अब आते हैं गति के प्रकार, क्योंकि मैंने गति पढ़ा था, मूल बिंदु मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मूल का जानना जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए। अब आते हैं गति के प्रकार। किसके प्रकार, गति के प्रकार, सॉरी गति के प्रकार। अब गति के प्रकार में बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मूल होते हैं मैं उनको आपको मतलब उसकी डिफिनीशन लिखा दे रहा हूं। आप लोग सबसे पहले बच्चा लोग डालिएगा हेडिंग रैखिक गति। क्या डालेंगे, रैखिक गति हेडिंग डालिए, क्योंकि मैं टाइम ज्यादा न लेते हुए मैं यही लिखा दे रहा हूं। रैखिक गति, जब कोई वस्तु एक रैखिक पथ का अनुसरण करते हुए चलती है तब उस वस्तु की गति को रैखिक गति कहते हैं। मतलब आप देख रहे होंगे रोड पर चलती हुई एक बाइक, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं जो कल मैंने आपको समझा था कि लहरा के सांप बना दो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। यह रैखिक की बात, मतलब एक सीधी रेखा में जा रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि नोट हो गया होगा। अगली हेडिंग डालिए वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, इसमें लिखिए जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ का अनुसरण करते हुए चलती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ का अनुसरण करते हुए चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। इसके उदाहरण में आप नोट करिए, मौत के कुएं में चलती हुई गाड़ी, मौत के कुएं में चलती हुई गाड़ी। इसके बाद आपका आता है दोलनी गति, इसको बोलते हैं पेंडुलम मोशन, ठीक है, दोलनी गति। इसको लिखिए, जब कोई वस्तु एक बिंदु से इधर उधर दोलन करते हुए गति करती है उसे दोलनी गति कहते हैं। जैसे यह एक पॉइंट है
और यहां से मान लेते हैं हम एक झूले का उदाहरण ले लेते हैं, तो यहां होता है ये, अब ये यहां पे कोई बंधा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये यहां तक जाएगा। अब इसमें जो ये गति हो रही है, ठीक है, ये जो गति हो रही है इसे क्या बोलेंगे, दोलनी गति। क्या बोलेंगे, दोलनी गति। अगला आप हेडिंग डालेंगे घूर्णन गति। क्या डालेंगे, घूर्णन गति। घूर्णन गति लिखिए, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती हुई गति करती है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती हुई गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। अब घूर्णन गति का एग्जांपल अगर लें तो आपने देखा होगा कि जब अभी आप छोटे ही हैं, बड़े नहीं हुए हैं, ये मेरा आपको बड़े कह देना नहीं जो है ये ठीक नहीं है। अब समझिए अभी क्या होगा, अभी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होंगी या उधर सर्दियों में क्या होता है 10-15 दिन का अवकाश होता है। अब क्या करेंगे, एक लकड़ी लेंगे और फिर एक लेंगे तेज धारदार हथियार, उससे खूब काट काट के बना देंगे। क्या बनाएंगे, लट्टू। हम लोग बहुत खेले हैं और बड़ी मार मारे, मम्मी लोग मारती थी। काहे, जब उस पर मारो तो किसी के जा लगता था तो बहुत मारती थी मम्मी। काहे लगा किसी को, अभी किसी की आंख फुट, और एक से एक इंसान, उनके घर वाले आ रहे हैं उलाहना देने कि तुम्हारे लड़के ने लट्टू पे मारा, हमारे बच्चे को लग गया, अभी आंख फूट जाती है, हो जाता, क्या होता। तो ये चीजें अब उसका बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक लेंगे छोर बनाएंगे, देहात में कहते छोर, और छोर को क्या लेंगे, मारेंगे। अब वो क्या घूमेगा, कैसा है, उसकी आकृति कुछ यूं है। अब वो क्या है, यहां घूमेगा गोल गोल। अब जब गोल गोल घूम रहा होगा तो ये एक अक्ष है, ये इसका क्या है, अक्ष है। अब इस अक्ष पे घूम रहा है तो इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, घूर्णन गति। क्या कह देते हैं, घूर्णन गति। तो लिख लीजिए, घूमता हुआ लट्टू लिखो, नाचता हुआ लट्टू या घूमता हुआ लट्टू। दूसरा उदाहरण है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। ध्यान रहे, अब एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लीजिए। पृथ्वी में वृत्तीय गति और घूर्णन गति दोनों गतियां होती हैं। ध्यान रहे, पृथ्वी में दोनों गतियां होती हैं, घूर्णन गति तथा वृत्तीय गति। क्योंकि आपने देखा ना, पृथ्वी जब भी कल्पना की जाती तो आपने देखा होगा, क्योंकि दिन रात तो उसे होते हैं, लेकिन बस जो समय का परिवर्तन होता है। अब जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी क्या करेगी, ऐसे ऐसे भी घूम रही है और ऐसे ऐसे भी अभी देखिए मैं ही हूं, ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे घूम भी रहा हूं, और क्या है, एक गोल गोल ऐसे भी घूम रहा हूं और अपने अक्ष पर भी घूम रहा हूं। अगर अक्ष पर घूम रहा हूं और गोल गोल घूम रहा हूं तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि घूर्णन गति भी है और वृत्तीय गति भी है। ठीक है, यहां तक आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। अब चलते हैं, आपका अगला पॉइंट है विस्थापन और दूरी। विस्थापन और दूरी मैंने कल काफी इसके बारे में बताया भी था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि ये सर समझ नहीं आता है। फिर मैंने कल समझाया था और काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए कि हाँ ठीक है, और आपकी क्लास में भी रिप्लाई आया कि सर ठीक है, आज मेरी समझ में आ गया। अब इसके बारे में चलते हैं आगे, इसको लिखा भी देते हैं क्योंकि डिफिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हो सकता है ना, लेकिन आप जब एक बार पढ़े रहेंगे तो आप इसको लिख देंगे। दूरी क्या होती है समझिए पहले। कह रहा किसी वस्तु द्वारा एक समयांतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कहलाती। कह रहा समझिए, कह रहा है कि अगर मान लीजिए मैं कानपुर हूं, कहाँ हूं, कानपुर, और मुझे जाना है नागपुर। कहाँ जाना है, नागपुर। अगर मैं कानपुर से नागपुर गया हूं
तो कुछ समय जरूर लगा होगा, कुछ समय लगा होगा। इसी समय अंतराल में जो भी समय लगा है, जितना हमने मार्ग तय किया है, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? दूरी। क्या कह देते हैं? दूरी। इसी के मतलब बेस पे या इसी पे कहें तो कह देते हैं कि कानपुर से या नागपुर की दूरी इतनी है, या लखनऊ से लखीमपुर की दूरी 132 किलोमीटर है, 165 किलोमीटर। तो कब वो लोग नापने के बाद, यानी कि इसी समय अंतराल के बेस पर क्या करते हैं? बताया जाता है। अगला आते हैं, अब आते हैं विस्थापन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कहेंगे सर ये समझ में आया लेकिन कम आया। समझिए बेटा, मान लीजिए ये है हमारा आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल। कौन है? आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल। ठीक है, ये स्कूल है, ये अच्छी शिक्षा के लिए बहुत फेमस, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत ही फेमस है। अब चलते हैं, क्या हो गया? अब इसने कहा है कि मान लीजिए 4 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। अब इसने कहा क्या है? कहा ये है आपका प्रारंभिक बिंदु। क्या है? प्रारंभिक बिंदु। ये आपका क्या हो गया? अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु क्या हो गया? अंतिम। चलिए हाँ, अब चर्चा कर लेते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे किसकी? मैंने प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, या कहेंगे प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब देख रहे हो ना, ये एक बीच का रास्ता जो निकल रहा है, ये वाला, यही आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन। क्यों? क्योंकि ये 4, 3, 7 और इसको जब पाइथागोरस से निकालेंगे तो आएगा 5, यानी कि न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम जो दूरी होगी उसे ही हम क्या कह देंगे? विस्थापन। क्या कह देंगे? विस्थापन। सीधे मान के चलो, आप ये मान के चलिए, सीधे रास्ते में कोई भी आए तोड़ दो, सीधे निकल जाओ, वो है क्या है? विस्थापन। और मतलब रास्ते पर जा रहे हैं, वो क्या है? वो दूरी आप कवर करेंगे। और विस्थापन मतलब पता लगा खेत होके रास्ता आसान है तो खेत होके चले गए, गलती कहूँ कर न दी, खेत वाला बहुत मारी। ठीक है, इधर देखिए, फिर बाद में तुम लोग कहोगे के सर ने कहा था विस्थापन का अनुसरण करो, नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पॉपुलर भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं फर्स्ट ईयर में भी आता है और 9th में भी आता है। उसको जान लेना अति आवश्यक है। क्या है? तो वो है दूरी और विस्थापन में, दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर। चलिए यहां लिख लेते हैं दूरी, और यहां क्या लिख लेंगे? विस्थापन। क्या लिख लेंगे? विस्थापन। ठीक है, अब दूरी में क्या होता है? कुल मार्ग की लंबाई, कुल मार्ग की लंबाई। तो बेटा इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम दूरी। क्या होगा? न्यूनतम दूरी। इसमें मतलब पूरे मार्ग को काउंट कर लेना है। ठीक है, इसमें किसको काउंट करना है? केवल जो मैंने बताया था कि ये अगर ऐसे है तो हमको 4 और 3, अगर 4, 3 ये किसमें काउंट करना है? इसमें दूरी में। और जो ये 5 आएगा इसको किसमें काउंट करना है? विस्थापन। समझ में आ गया? विस्थापन का मतलब सीधे रास्ता। अब अगला आता है, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। कैसी राशि है? अदिश राशि। तो ये कैसी है? सदिश राशि। बेटा क्यों? क्योंकि विस्थापन में दिशा होती है। दिशा का मतलब ये होता है कि अगर आप गए हैं इधर से, तो इधर से जब वापस आएंगे तो दोनों का अगर जो देखें कुल तो 0 हो जाता है। तो ये कैसी राशि है? अदिश। ये कैसी है? सदिश राशि। अगला आता है, दूरी हमेशा क्या होती है? दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। कहेंगे ये सर नया आ गया मेथड, यहां तो हम चकरा जाएंगे। नहीं चकराना है। ठीक है, यह धनात्मक
व ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। कैसे? चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कैसे समझना है। बेटा कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं निकला घर से, मैं घर से निकला विद्यालय के लिए, कहाँ? विद्यालय के लिए। अब विद्यालय के लिए निकला तो मान लेते हैं हम एयरफोर्स से, जो एयरफोर्स है वहां से निकला मैं। अब एयरफोर्स से जब निकला तो मैं आगे गया, अब बीच में ही पड़ जाता है आदर्श स्कूल, बीच ही में पड़ जाता है। लेकिन हुआ क्या, एक लड़के ने, दोस्त है जो कि दूसरे इंटर कॉलेज में पढ़ता है, वो कह रहा आइए यार बहुत दिन बाद मिलते हैं, हाँ मुलाकात हो जाती है एक। अच्छा, तो कहने लगे मुलाकात चलो करते। तो क्या हुआ, अभी स्कूल टाइम में 10-15 मिनट बचे थे, तो इन्होंने क्या किया, ये आगे बढ़ गए। कहाँ बढ़ गए? आगे। अब ये मान ले देते हैं चले गए स्टेशन गए, तो भैया ये मान लेते हैं 4 किलोमीटर ये गए, फिर 1 किलोमीटर ये आगे और चले गए, तो दूरी कितनी होगी? 4 1 5। अब बेटा इनको वापस तो आना है, अब मान लेते हैं वापस आना है, ठीक है, ये वापस आना। अब ये क्या करेंगे, वापस यहां तक आएंगे, वापस आए। अब वापस आए और ये यहीं पर रह गए, यहीं पर मतलब स्कूल रह गए। अब आपसे अगर पूछे कि विस्थापन क्या है तो क्या बताओगे? 4 1 कितना हुआ? 5। लेकिन 5 तो है, लेकिन 1 किलोमीटर ये क्या आ गए हैं? वापस। तो अब उसमें से घट जाएगा। विस्थापन यही है, इसमें यही बात है कि अगर आप गए हैं और अगर उसी रास्ते वापस आ गए तो आपके द्वारा विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। दूरी क्या हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। अब आते हैं, मान लीजिए अब यहां से हम निकले स्कूल से निकले, कहां से यहां आए थे, अब फिर स्कूल से निकले, फिर स्कूल से घर के बजाय हम क्या गए? आगे चले गए। कहां चले गए? आगे। तो अब पहले कितना था? 4 किलोमीटर, चले कितना गए? 5 किलोमीटर। तो 4 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा? -1। अब माइनस ये दर्शाता है कि क्या है? विस्थापन है। क्यों? क्योंकि दूरी तो कभी माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए ये क्या हो गया? विस्थापन। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है बड़ा या बराबर। बड़ा या बराबर कैसे समझिए? अब बेटा मान लेते हैं ये है कोई, ये बिंदु है, ये बी बिंदु है। क्या है? ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अच्छा सॉरी, ये मान लेते हैं सीधी रास्ता है, सीधी न मानिए आप, ऐसे मान लीजिए ये है आपकी 4, ये है आपकी 3, तो ये हो जाएगी 5। समझिए मेरी बात को। अब यहां पे क्या है, देखो दूरी कितनी हो गई, तो दूरी यहां आई 4 + 3 बराबर कितना आया? 7। अब विस्थापन कितना है? विस्थापन कितना है? 5। कितना है? 5। अब आप देख रहे हैं कि दूरी क्या है? बड़ी है, किससे? विस्थापन से। यानी ये 7 है, ये कितना है? 5। अब जरा देखिए, तो वही तो कह रहा है, क्या है? बड़ा। क्या है? बड़ा। तो यहां हमने बड़े के में दिखा दिया कि विस्थापन से हमेशा क्या है? दूरी बड़ी है। अब देखते हैं बराबर। मान लेते हैं एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं, ए से बी तक जाने का, ए से बी तक जाने का रास्ता एक ही है। तो इस स्थिति में बेटा 4 किलोमीटर अगर ए है तो 4 किलोमीटर भी दूरी भी यही होगी और विस्थापन भी यही होगा। इस स्थिति में दूरी और विस्थापन एक ही होंगे। जब दूरी और विस्थापन एक ही होंगे, इस स्थिति में दूरी क्या हो गई? बराबर। बड़ा या बराबर, दूरी क्या हो जाती? बड़ी या बराबर। सॉरी मिस्टेक हो गया, माफी चाहेंगे। दूरी बड़ा, हाँ ठीक है, बड़ा या बराबर, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, अगला देखते हैं। फिर कह रहा है कि ये अगर आप विस्थापन में क्या है, अगर आप एक मार्ग पे गए हैं और पुनः वापस आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? मार्ग में जो विस्थापन हुआ वो 0 हो जाएगा। दूरी कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे ढंग से ये विस्थापन और दूरी का जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं आपका सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशि और अदिश राशि। चलिए, क्यों? क्योंकि यहां पे आप कहेंगे सर आपने ये क्यों? बेटा हमारे दिमाग में इसको देख कर आ गया, इसने मुझको देखा और मैंने इसको देखा और मेरे में इसमें क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा अब तुमको पढ़ाई भाई करेंगे,
चलिए पढ़ लेते हैं, ये बहुत बार बार हमको देख रहे थे। चलो कल मैंने सदिश अदिश राशियों के बारे में विधिवत पढ़ा दिया था। पढ़ाने के बाद अब आपको लिखाना है, तो लिखिए सदिश व अदिश राशि। हेडिंग है सदिश व अदिश राशि, सदिश व अदिश। तो पहले लिखेंगे सदिश, अब इसमें लिखेंगे, लिखिए ऐसी राशि जिसमें, या ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की बात की जाती है, या मतलब दिशा का अनुसरण किया जाता है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। उसे सदिश राशियां कहते हैं। उसे सदिश राशियां कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझ ले देते हैं, जैसे बेग, भार, बेग, भार। ठीक है, बेग और भार नोट करिए। विद्युत आवेग, विद्युत आवेग। ठीक है, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। ये सब कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? सदिश। भैया आप कहेंगे सर इसमें दिशा तो हमको कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा मैं बता रहा हूं आपको, आप देखिए कभी लिखा होता है, आपने देखा होगा जो मीटर जो बाइक में लगे होते हैं उसमें क्या लिखा रहता है? स्पीड। क्या लिखा रहता है? स्पीड। स्पीड की हिंदी होती है क्या? चाल। क्या होती है? चाल। वहां वेग नहीं होता है। ठीक है, तो वेग में, वेग तभी आएगा जिसमें दिशा होगी। अब आती है भार। भैया जब भार को काउंट करते हैं, और मैंने बताया था कि द्रव्यमान के साथ जब भी हम गुरुत्वीय त्वरण को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तब जो हमको प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? भार। क्या कहते हैं? भार। और भैया गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण हमको हमेशा क्या नीचे की तरफ लगता है? नीचे की तरफ लगता है, नहीं लगता है? और जब नीचे की तरफ लगता है तो इसका मतलब तो दिशा है। इसमें दिशा है नहीं है? जैसे क्या लिखा रहता है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही तो होता है। जब यही होता है बेटा, तो इसका मतलब है कि हमेशा गुरुत्वीय त्वरण क्या किसकी तरफ लगता है? नीचे की तरफ। इसका मतलब भार भी क्या आएगा? इसमें आएगा। फिर अब विस्थापन और विद्युत आवेग भी इसी प्रकार है। अब इसके बाद चलते हैं आपका सदिश राशियां, अदिश राशियां, सॉरी अदिश राशि। अदिश राशि बेटा इसमें लिखिए इसमें लिखो अदिश राशि में ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण का ज्ञात हो, परिमाण ज्ञात हो, दिशा नहीं। मतलब इसमें क्या है? आपको दिशा की जरूरत नहीं है, केवल परिमाण बता दिया, हो गया। लिख लीजिए। इसमें लिखिए। अब इसमें आपका एग्जाम्पल क्या है? समय, क्षेत्रफल, दूरी आदि, ये इतनी है। ठीक है, ये इतने लिख लीजिए। बस अब बस ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, और इसको हम यहीं पे रोकते हैं।
ठीक है। बाकी आपकी क्लास कल होगी जिसमें आपके न्यूमेरिकल किससे, दूरी और विस्थापन से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल कराएंगे और उसमें 20 न्यूमेरिकल आपको दे देंगे घर से लगा। बिल्कुल मस्त होके लगाइएगा, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, उसके लिए हम हैं। और जब हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। देखिए हम चाहे जहां हों, हमेशा आप ही लोगों की एक दिमाग में याद बनी रहती है। इस विद्यालय में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स रही, उसके वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा 2-3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, लेकिन आप लोगों की याद बनी रही। तो वो उसी पे है कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है, बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, जहां से अपने ना दिखाई दे ऊंचाई किस काम की। थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।